नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल आईपी कुमौत में स्वागत है। आज अपने शुरू करने वाले हैं लोकसभा। कल अपने संसद की बात की थी, संसद की सामान्य जानकारी, जिसमें अपने बात की थी 79 अनुच्छेद नंबर 79 की बात की थी। और 79 में हमें ये परिभाषा जो मिली थी कि संसद जो है वो राष्ट्रपति से मिलकर और लोकसभा और राज्यसभा तीन अंगों से मिलकर बनेगी। तो हम आज करने वाले हैं लोकसभा। लोकसभा की बात करेंगे। 101% जो है आपका क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। आज अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में लोकसभा के संगठन और इसके बारे में इसका विवरण जो है वो हमें किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपको बता दूं 81 जो है, अनुच्छेद नंबर 81 भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर लोकसभा के बारे में हमें विवरण या उल्लेख हमें मिलता है। इसके संगठन के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में, सदस्यों के बारे में, शक्तियां और कार्य क्या रहते हैं इसके लोकसभा के, वो हमें बात करनी है। तो अनुच्छेद देखो, मैंने संसद के बताए थे 79 और लोकसभा के मैंने बताए हैं 81। तो राज्यसभा के कितने हैं, संसद के कितने हैं? देखो, एक प्रश्न आता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मिलान कीजिए, जिसमें एक तरफ हमें दे दिया कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा, और दूसरी तरफ अनुच्छेद दे दिए जाते हैं। तो हमें मिलान करना होता है कि किस अनुच्छेद में कौन सा विवरण है या किस में है। तो इसमें सीधी सी ट्रिक आपको मैं एक सरल सी बता देता हूं, और वो आपको याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा और संसद के अनुच्छेद आप कभी भी नहीं बोलोगे। सीधी सी ट्रिक है, सीधा सा नाम है। आपको क्या याद रखना है? सरला। क्या याद रखना है? सरला। अब कई अंगों तो नाम सुनते ही तोता उड़ गया। तो सरला, अपने को वो सरला याद नहीं रखनी है, ये केवल राजनीति की सरला है। तो सरला याद रखना है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कल 79 का, तो 79 स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। क्रम से अपने को रखना है, बिल्कुल क्रम से रखना है। सरला अपने को याद रखनी है, और सरला केवल राजनीति वाली। अब आपका दिमाग वहां नहीं जाना चाहिए जो है। तो सरला स से संसद और र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, क्रम से व्यवस्थित कर देना है। 79, 80 और 81। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके अनुच्छेद हो जाएंगे। आप कभी नहीं बोलोगे लोकसभा का या पूछ ले, राज्यसभा का पूछ ले या संसद का पूछ ले, तो आपको ये सरल रहेगा। अब अपने बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको उपनाम के बारे में पता होना चाहिए। लोकसभा के काफी सारे उपनाम हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो प्रथम सदन, प्रत्यक्ष सदन, लोगों का सदन, निम्न सदन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काफी उपनाम है। अपने उपनाम की बात करते हैं तो पहला मैंने बताया प्रथम सदन। प्रथम सदन, प्रथम सदन भी कहते हैं इसको। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन। और इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें, और इसको लोगों का सदन भी कहा जाता है, लोगों का सदन भी कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था द्विसदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, दो सदन है संसदीय शासन प्रणाली में। तो इस प्रकार से द्विसदनात्मक, दो, वो हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो प्रथम जो सदन है, प्रथम सदन भी कहते हैं इसको, निम्न सदन भी कहते हैं। एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है, प्रत्यक्ष सदन होता है, डायरेक्ट इसमें लोगों की भागीदारी होती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अस्थायी सदन भी कोई भरोसा नहीं है, बेरो कोने कद पलट खाजे, कोई ठाको नहीं भी कद खत्म जे। तो अस्थायी सदन है। और लोगों का सदन बिया तो सारा लोगों को सदन है, कोई भैंसिया तो है कोने नहीं। तो कहने का मतलब इसको कहा जाता है लोगों का सदन। वैसे भी अगर राज्यसभा की बात करें तो वो भी तो लोगों का ही सदन तो है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इसका नाम ही ऐसा है, लोगों का सदन, ठीक है ना। तो ये इसके नाम हो गए, उपनाम जिसको कह सकते हैं। कई बार जो है निम्न सदन का नाम आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि निम्न सदन कौन सा आ गया। ऐसी बात नहीं है, सभी नाम को अपने को याद रखना है। तो ये सदन के बारे में हो गया। अब हम बात करें इसकी स्थिति गठन की बात करें या संगठन की बात करें किस प्रकार की, तो इसमें मैं बता दूं कि वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं और जो है अधिकतम सदस्य संख्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम हो सकती है 552।
552 हो सकती है। इसमें से डिवाइड हो जाते हैं कि 530 तो आते हैं प्रदेश, जो अपने जो प्रदेश हैं उनसे निर्वाचन होकर के, निर्वाचित होकर के, और 20 सदस्य यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के आते हैं। उसके बाद में जो है 2 सदस्य के है आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो अब समाप्त कर दिया गया है, अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो कार्यकाल था, कार्यकाल अवधि पूरी हो गई, उसके बाद में कोई ऐसा कोई नियम नहीं बना और वो पूरा हो गया। तो 2 अब इसमें नहीं है वर्तमान। अब ये तो होगी अधिकतम संख्या, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि वर्तमान संख्या कितनी है, 545। 545 में 530 तो प्रदेश राज्य से, और उसके बाद में जो है 13 जो व्यक्ति हैं वो कहेंगे यूटी से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। उसके बाद में 2 जो है वो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेंगे। अगर आंग्ल जो भारतीय सदस्य समुदाय है इंडिया में जो रह रहा है और उनका अगर पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 व्यक्तियों क्या करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा। तो ये तो बात हुई सदस्य संख्या की और इसके सदस्यों की बात। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, इसका कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल देखो, मैंने एक तो बात यहां कही है, मैंने अ27 दिन है, तो इसका फिक्स तो कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन अधिकतम समय के लिए यानी कि अधिकतम अगर बात करें तो लोकसभा को अधिकतम 5 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है, या सदन जो है 5 वर्ष के लिए अधिकतम, ठीक है ना। और अगर इमरजेंसी हो जाती है, अगर इमरजेंसी लग जाता है, आपातकाल लग जाता है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। और अगर इमरजेंसी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने से अधिक इसका कार्यकाल नहीं रहता है। आपने बढ़ाया है, इमरजेंसी लगी हुई है तो बढ़ा दिया, और उसके बाद इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज्यादा अधिकतम समय इसमें नहीं होना चाहिए। तो कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा अधिकतम 5 वर्ष का होता है। सदस्यों की बात करें तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन समय से पूर्व भी विघटित हो जाती है, समय से पूर्व भी विघटित हो सकती है, भंग हो सकता है, दोबारा से लोकसभा आपको चुनना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण है। अगर मैं बात करूं 1991 की, आर वेंकटरमन राष्ट्रपति के काल में चंद्रशेखर की सरकार थी, ठीक है ना। और बात करें तो 9वीं लोकसभा भंग हुई, दोबारा चुनाव हुए, दोबारा आया, भंग हो गई, विघटित हो गई, समय से पूर्व भी हो गई। उसके बाद की बात करें तो 1997 की बात करूं मैं, 11वीं लोकसभा, वो भी भंग हुई। उसके बाद की अगर बात करें तो 1997 की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, लोकसभा में अविश्वास का मत प्रस्ताव पास होने के बाद में त्यागपत्र दे दिया, लोकसभा भंग हो गई। मध्यावधि चुनाव होते हैं और पुनः फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है राजतंत्र जनतांत्रिक जो गठबंधन है बना करके सरकार बनाई थी। तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि पूरे 5 साल ही चले। हाँ, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अस्थायी होता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो मैंने लोकसभा की बात की, कार्यकाल की बात की 5 वर्ष के लिए। देखो ऑप्शन अगर आ जाए, देखो अपने तो मेन तो सीधी सी बात है कि अपने को 100 बातों की एक बात है, ये राजनीति में अपन विद्वान कौन बनना, आपा तो पेपर पास करना, बस अतो की बढ़नो है का आपनो पेपर पास हो जाए, सीधी सीधी बात याद रखनी है। और घुमा फिरा गए तो देखा लोड को नहीं। और सीधा सा क्वेश्चन, 5 वर्ष का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है। आपको मैंने जब भी मैं क्लास लेता हूं आपको 100% कहता हूं कि प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आंसर जो है उनको भी ध्यान से पढ़ना है, आंसर सेम आ जाते हैं। मैंने पीछे भी वीडियो में लास्ट में खूब सारे क्वेश्चन डाले हैं और बताता रहता हूं, जो भी मेरे दिमाग में आता है वैसे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो अगर बात करें तो ऑप्शन की लगभग आपको ऑप्शन सेम ही दिखते हैं, और जब सेम क्वेश्चन आ जाए, सेम आंसर चारों जो आपको लगे कि सर ये तो 3 आंसर तो बिल्कुल सही लग रहे हैं मुझे, लेकिन उन तीनों में से जो ज्यादा बेटर रहता है, जो ज्यादा सही रहता है, हमको उस पर क्लिक करना है। इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं को लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, ठीक है ना, अधिकतम 5 वर्ष। और सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष। अब इसमें कौन सा सही रहेगा, 5 वर्ष तो है ही है। अगर ऑप्शन में नहीं आए कि अधिकतम 5 वर्ष तो आपको 5 वर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आ गया अधिकतम 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष रह सकता है। तो इसलिए हमें जो इन 2 ऑप्शन या तीनों ऑप्शन में जो ज्यादा सही है वो हमको टिक करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। ऐसा नहीं कि सबसे पहले जो है पहला ऑप्शन 5 वर्ष अपने उसको टिक करते हैं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आती है लोकसभा की। अगर मैं भाषा की बात करूं, लोकसभा की भाषा कौन सी है, भाषा का उल्लेख हमें संविधान के
जो भारतीय संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है लोकसभा की भाषा जो है या तो हिंदी या अंग्रेजी में होगी। लेकिन जो पीठासीन अधिकारी है, जो अध्यक्ष है, जो सभापति है, उसकी अनुमति से हम जो है अपनी मूल भाषा या स्थानीय भाषा या मातृभाषा में अनुमति लेकर के भी हम इसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। ठीक है ना। तो भाषा से बात करें तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन देखो आज तक नहीं आया, लेकिन अगर आ जाए कि भाषा जो है वो मातृभाषा में अनुमति कहां से लेगा, तो राष्ट्रपति से नहीं लेगा। बहुत बार क्वेश्चन जो है घुमा करके दे दें अगर, तो इस प्रकार से अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अनुमति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं जाना पड़ेगा, अध्यक्ष से अनुमति लेंगे, पीठासीन अधिकारी से लेंगे, सभापति से अनुमति लेंगे कि सर जो है मैं अपनी मातृभाषा से अपनी व्यक्त करना चाहता हूं, तो वो किसी भी भाषा में, चाहे राजस्थानी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, किसी भी प्रकार की असमिया हो, चाहे कन्नड़ हो, किसी भी प्रकार की भाषा हो, उसमें वो अपनी वाक अभिव्यक्ति जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। लोकसभा की भाषा हो गई, कार्यकाल इसका हो गया, इसके बाद में उपनाम हो गए, इसकी संख्या हो गई। अब हमने बात करते हैं विशेषाधिकार की। अधिकार है, देखो लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा में सदस्य और राज्यसभा में सदस्य, इन सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है, और जिसको हम एमपी कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? हम एमपी कहते हैं। तो जो एमपी है, जो सांसद है, उनके विशेषाधिकार होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, अनुच्छेद 105 में दिए हुए। अनुच्छेद 105 में विशेष अधिकार दिए गए हैं इनको। अब विशेष अधिकार में कुछ तो बता रहा हूं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बताता हूं। मेन मुख्य की बात करें अपने, इनको वाक अभिव्यक्ति, वाक की स्वतंत्रता होती है, किसी भी प्रकार से ये जो है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, और वो जो वाक अभिव्यक्ति होती है, चाहे इशारे से करे, चाहे किसी भी प्रकार से वो अभिव्यक्त करे, किसी को आपत्ति नहीं होती है, और जो बात कही गई है न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते आप। ठीक है। उसके बाद अपने बात करें तो जो सभापति है, अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, वो किसी व्यक्ति को जो है किसको अंदर आना है और किसको बाहर करना है, उसके पास पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है। और जो दर्शक होते हैं, वो दर्शक दीर्घा से बाहर करने की अनुमति पूर्ण रूप से सांसदों के पास होती है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो जो बैठक है, सत्र जो चल रहे हैं, सत्र में और बैठक के दौरान जो भी बात कही जाती है, उसमें या किसी भी प्रकार की आपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। ठीक है ना। वो किसी भी प्रकार से। इसके अलावा दीवानी मामलों की बात करें तो 60 दिन यानी कि 20 दिन पहले और 40 दिन बाद, सत्र या बैठक की बात करें तो 20 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी प्रकार के दीवानी मामले के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा अगर गिरफ्तारी अगर ऐसा कोई हो जाता है तो अध्यक्ष जो है, सभापति अध्यक्ष, उसको पहले सूचित करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार की विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं। इन विशेष अधिकारों के माध्यम से ये जो है वहां की कार्रवाई को संचालन करते हैं। तो विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद अपने बात करें तो मंत्री और महान्यायवादी, देखो केग जिसका नाम सुना होगा आपने, महानियंत्रक लेखक जो है और महान्यायवादी है, उसका हम अलग से वीडियो बना ले, अलग से टॉपिक में कर लेंगे उसको, क्योंकि ये थोड़ी अलग से प्रक्रिया है, किस प्रकार से संगठित होती है वो अपने बात कर लेंगे। लेकिन यहां आपको इतना ही समझना है कि मंत्री और महान्यायवादी की अगर बात करें अधिकारों की, तो वो जो संसद है, लोकसभा हो, सत्र की बात करें, चाहे मैं बैठक की बात करूं, किसी भी बैठक में वो भाग ले सकते हैं। कौन? मंत्री और महान्यायवादी। अब देखो इसमें सांसद होते हैं, ना, तो सांसद जो सारे सांसद तो मंत्री होते नहीं है। अब मंत्री कितने हो गए? लोकसभा का 15% व्यक्ति क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। तो कुल संख्या का 15% जो वो मंत्री होते हैं। तो मंत्री और महान्यायवादी की मैं बात करता हूं। देखो एक तो मंत्री की मैंने बात की और एक मैंने बात की महान्यायवादी, मंत्री और महान्यायवादी। तो मंत्री और महान्यायवादी को लोकसभा की बैठक या सत्र की बैठक में सभी बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है। सभी बैठकों में बैठ सकते हैं, चाहे किसी की भी हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो। तो मंत्री और महान्यायवादी। इसके अलावा अगर शक्तियों की बात करें, अधिकार की बात करें, तो महान्यायवादी को मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। बोल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं होता। वोट नहीं डाल सकते। किसी भी निर्णय पर मतदान ऐसे तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है, आप ऐसे मत सोचना कि वोट नहीं डाल सकते, ये जो है
मतदान नहीं कर सकते। वो मतदान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मतदान कर रहा हूं कि बैठक में जो निर्णय होते हैं ना, जो सदन में जो निर्णय होते हैं बैठक में, वो बहुमत के आधार पे होते हैं, ठीक है ना। बहुमत होता है, जो अध्यक्ष है वो बहुमत लेता है, उसके आधार पे निर्णय होते हैं। तो उसमें ये वोटिंग नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता भी, ठीक है। मंत्री उस बैठक की अगर बात करें, उसी बैठक या किसी भी बैठक है उसके अंदर जो है उस सदन की, यानी कि ये मंत्री किस सदन का है, लोकसभा का है तो लोकसभा के समक्ष कोई निर्णय चल रहा है तो उसमें वोटिंग करेगा, राज्यसभा में तो राज्यसभा के, तो जिस सदन का सदस्य है उसमें वो मतदान कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकता। मान लीजिए, देखो मंत्री तो लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है कि लोकसभा से बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से बनेगा। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से, मान लीजिए ये मंत्री जो है राज्यसभा का है, बैठक किसकी चल रही है, लोकसभा की चल रही है, निर्णय क्या होंगे, जो वाद विवाद होंगे, जो बातचीत होगी वो किसकी होगी, लोकसभा की होगी। तो लोकसभा में वाद विवाद कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपना परामर्श दे सकते हैं, लेकिन इस बैठक के अंदर वो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह मंत्री किसका है, राज्यसभा का है, क्योंकि इसका सदन कौन सा है, राज्यसभा है। तो इस प्रकार से ये जो है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ये कभी पूछ लेते हैं कि असत्य कथन बताइए, मंत्री के संबंध में असत्य कथन बताइए। मान लीजिए पहला जो है ऑप्शन आपको दे दिया कि मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। असत्य बताना है, ये तो सत्य है। और मंत्री जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से मिलकर बनते हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि दोनों में से किसी का भी हो सकता है। और मंत्री का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, ये भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन डाल दिया जाए कि मंत्री जो है दोनों बैठकों में, दोनों के निर्णय में भाग लेकर के मतदान कर सकता है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही सदन का होगा, मंत्री तो किसी एक का ही होगा, दोनों का तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो एक में मतदान करेगा, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा गहराई से हमें देखना है। तो आपको विशेषाधिकार बताए, मंत्री और न्यायवादी, महान्यायवादी, इनकी बात की, लोकसभा की बात की, और संख्या की अपने बात की। तो आज के लिए इतना ही, कल अपने राज्यसभा के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालिए, जो भी आपके समस्या हैं, जो भी कोई क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं जिससे, तो उसको आप कमेंट में डालिए। और जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, तो वो कमेंट में लिख लीजिए, ताकि अपने जो है जैसे फ्री होकर के इसमें जो अपने रहेंगे। और मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।